हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ये सीख चुके हैं कि किस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अद्वितीय हल होते हैं और किस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अनेक हल होते हैं और किस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। इसको तो हम लोग अच्छा से सीख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। ठीक ना, जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे तो इससे भी हम लोगों को पता चलेगा कि किस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ के हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा कि उसका हल कैसा होगा, यानी उसको अद्वितीय हल होगा या फिर अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ये हम लोगों को पता चलेगा ग्राफ खींचने के बाद। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफ आप लोगों को परीक्षा में तो लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछता ही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज का क्लास आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक उदाहरण लेते हैं, अद्वितीय हल वाला, एक उदाहरण अनेक हल वाला और एक उदाहरण लेंगे कोई हल नहीं वाला और सबका ग्राफ खींचेंगे। तो कोशिश करते हैं कि पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल आपको हम दिए थे वही एग्जाम्पल फिर से यहाँ ले लेते हैं। देखिए, पहला एक समीकरण लेते हैं हम लोग, x + y = 5 और x - y = 2। ठीक ना, ऐसा ही कुछ था, x - y = 2 था या 1 था, जो भी हो कोई बात नहीं है। इसका भी अद्वितीय हल होगा, उसका भी अद्वितीय हल ही होगा। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, हर समीकरण का, यानी इस समीकरण का भी और इस समीकरण का भी कम से कम दो हल निकालना पड़ता है। कम से कम दो हल निकाल कर भी हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे कि आप शुरुआत में कम से कम 3 हल निकाल कर ग्राफ खींचिए। समझ गए? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, फिर इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और सबसे पहले पहला समीकरण लिखेंगे, फिर उसका 3 हल लिखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, x + y = 5, ये जो x + y = 5 आप समीकरण देख रहे हैं, ये कौन सा समीकरण है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। और दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसको कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आ गई बात समझ में? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कई बार उस दिन से पढ़ चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि मात्र 3 हल इसका निकाल कर लिखना है। कितना हल लिखना है? 3 हल। अगर आप 2 हल भी लिखिएगा ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन शुरुआत में हम आपको प्रीफर करेंगे कि 3 हल लिखिए, इससे जो गलती होगी उसकी संभावना कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? वो आपको पता चलेगा, हम भी बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पर, जैसे ये समीकरण लिख लिए, अब इसका 3 हल लिखना है। तो बताइए, पिछले क्लास में ही तो आपको हम हल निकालने के लिए सिखाए। कैसे सिखाए थे? एक चर को इधर रखना है, दूसरे को उस पार कर देना है। तो देयरफॉर मान के चलिए, अगर हम इस y को उस पार कर दें या फिर x को ही उस पार कर दें, किसी को उस पार कीजिए ना, x को उस पार कर दीजिए। ठीक ना, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 - x हो जाएगा। x को उस पार कर दिए तो 5 - x हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलते जाएगी। ठीक ना, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे, यदि x = 1 हो, यदि x = 0 हो, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। समझ गए? और आप लोग 10th क्लास के भी स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने का भी हम लोग कोशिश करेंगे। समझ गए? सॉल्यूशन को थोड़ा सा ईजी बनाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें टोटल हम लोग 4 लाइन इस तरह से खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, जिससे कि ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, 1 2 और ये 3। ठीक ना, देखिए इसमें x लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे। समझ गए? और थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग अपने दिमाग में ही कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ x की जगह अगर हम लोग 0 रख दें, यहाँ x के जगह पर अगर हम 0 रख दें यहाँ पर, तो 5 - 0, अगर यहाँ 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो 5 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? y की वैल्यू 5 ही हो जाएगा। तो y के सामने में 5 लिख देंगे। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? देखिए
अगर यहाँ हम लोग x की जगह पर 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, 5 - 2, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। देख y ये बराबर नहीं, यहाँ 3 बचेगा, तो y वाले खाका में यहाँ क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ x की जगह पर 5 लिख देंगे, ठीक ना, या फिर 6 लिख दीजिए। x की जगह पर क्या लिख दीजिए? 6, तो ये हो जाएगा 5 - 6, तो 5 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए? -1। 5 में से अगर ये 6 घट जाएगा तो -1। अच्छा देखिए, अगर आपको दिक्कत होगी तो आपको रफ में इस तरह से लिख लेना है, y बराबर 5 - x लिख लीजिए। यहाँ देखिए x की जगह पर 6 रखना है ना, तो 5 - 6 रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 में से 6 घटेगा तो -1 बचेगा। अगर आपको दिक्कत होती है, वैसे इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन हम लोगों को अपने दिमाग में कर लेना चाहिए क्योंकि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप रफ में इस तरह से कर लीजिए, जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, या फिर जो पीछे में कहीं कॉपी के पीछे में आप रफ कर लीजिए, हो गया, बात खत्म। समझ गए? तो देखिए, ये जो समीकरण था x + y = 5, इस x + y = 5 वाले समीकरण का 3 हल यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, 3 हल युग्म। इसको हम लोग हल युग्म कहेंगे क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो पेयर में है, x और y दोनों की वैल्यू है, यानी x = 0 y = 5 भी हल है, x = 2 y = 3 भी हल है, और x = 6 y = -1 भी इसका एक हल है। समझ गए? अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि x के जगह पे यहाँ 12, 15, 20, 25, 50 भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, √2, √5, 1/3, 10.12 जो रखना है रख दीजिए, सब चलेगा, जो भी वास्तविक संख्या सब चलेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर छोटा छोटा नंबर्स रखने का प्रयास करते हैं, -5 से लेके +5 तक के रेंज में हम लोग लेने का कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। -5 - 6 से लेके +5 +6 तक का नंबर अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं आई बात समझ में? ये आपको पता चल जाएगा जब ग्राफ खींचेंगे, तो ये क्यों कह रहे थे ये पता चल जाएगा। समझ गए? ग्राफ जो खींचिएगा, देखिए मेरे पास तो ये वाइट बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड पर आपको ग्राफ खींच कर दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो वाइट पेपर पर नहीं खींचना, आप लोगों को तो ग्राफ पेपर पर खींचना है। तो ग्राफ पेपर पर जब आप देखिएगा तो ग्राफ पेपर पर इस तरह की लाइनें होती है, जैसे ये ग्राफ पेपर है ना, वहाँ इस तरह की लाइनें होती है। याद है आप लोगों को? ग्राफ पेपर अगर कभी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, इस तरह की लाइनें होती है। ये 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, और इसी तरह फिर हर 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। समझ गए? तो देखिए, यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर पर इधर की तरफ लाइन, और हर 1 सेंटीमीटर पर इधर की तरफ लाइन होता है यहाँ पर ग्राफ पेपर पे। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ का पेपर का साइज तो फिक्स है, बहुत बड़ा साइज तो होता नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो वहाँ जब ग्राफ खींचिएगा और बड़े बड़े नंबर्स को लीजिएगा तो इस छोटे से ग्राफ पेपर पर दर्शाने में आपको दिक्कत होगी। समझ रहे मेरी बात को? और अगर छोटा छोटा नंबर लीजिएगा तो आपको दर्शाने में सुविधा होगी। वैसे आप जैसे ही यहाँ देखेंगे ग्राफ कैसे खींचते हैं, जैसे ही 2-4 आप खींच के देखिएगा, अपने से खुद से बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ ये सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन इसका लिख लिए। ये 2 से भी काम चल जाता, सिर्फ ये दोनों लिखते तो भी काम चल जाता। 3 क्यों लिखे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे समीकरण को लिखकर उसका भी 3 हल निकाल देते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा समीकरण, x - y बराबर फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? x - y बराबर 2। अब की बार -y को ही उस पार भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 + y। इस तरह से एक बॉक्स फिर से हम लोग बनाएंगे जिसमें कि टोटल 4 खाका होना चाहिए, सॉरी 4 दूनी 8 होना चाहिए, 1 2 3। चलिए ये हो गया, ये x और ये y। अब देखिए यहाँ y के जगह पर रखिए कुछ y के जगह पे -1 रखिए। तो यहाँ y के जगह पर -1 रखिएगा तो यहाँ x के सामने में नहीं लिख दीजिएगा, यहीं पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से गलती हो जाती है। यहाँ लिख रहे हैं y की वैल्यू, लिख देंगे x के सामने में। यहाँ लिखना था x की वैल्यू तो x के सामने में लिखेंगे। यहाँ y की वैल्यू अब रख रहे हैं हम लोग, तो y के जगह पर यहाँ -1 रखेंगे, तो y यहाँ नीचे में है, ऊपर में x के सामने में नहीं लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर x के सामने में पहले लिख दीजिएगा तो गलती नहीं हो जाएगी। वैल्यू y का ना -1 लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ अगर -1 रखेंगे तो 2 - 1
2 प्लस वाई के जगह पे -1 रख रहे हैं, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ वाई के जगह पे क्या रख दें बताइए, यहाँ वाई के जगह पर रख दीजिए 0, तो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा बताइए, 0 जोड़ 2 ये 2 ही हो जाएगा। अब वाई के जगह पे 3 रख दीजिए, यहाँ वाई के जगह पर क्या रख दीजिए 3, तो 3 जोड़ 2 कितना होगा 5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब इस दूसरे समीकरण का भी 3 हल हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले समीकरण का भी 3 हल तैयार है, दूसरे समीकरण का भी 3 हल तैयार है, इसको अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, ग्राफ पेपर पर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक्स अक्ष। इस तरह से जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पर खींचते हैं, आप लोग भी ग्राफ पेपर निकालिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन इस तरह से खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक नंबर लाइन इस तरह से हम लोग खींचते हैं वर्टिकल। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इधर एक्स, ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में तो ग्राफ खींचे ही होंगे। इधर हम देखिए, यहाँ मेरे पास तो वाइट वाला पूरा बोर्ड है ना, आपके पास तो हर 1 सेंटीमीटर पर, ये जो देख रहे हैं ना, ये हर 1 सेंटीमीटर पर जो लाइन गई हुई है वहाँ हम लोग कट 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 करके लिख रहे हैं, ठीक ना। इसको लिखते हैं हम लोग एक्स अक्ष की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये धनात्मक दिशा है। देखिए ये एक्स अक्ष है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर निगेटिव नंबर है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, एक्स से, इसको एक्स डैश से, ये सब जानते होंगे आप लोग। ये वाई अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग वाई से और इसको वाई डैश से, ठीक। देखिए ये दोनों अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग कहते हैं ओ। क्या कहते हैं, ओ फॉर ओरिजिन। बहुत सारे लोग यहाँ समझते हैं 0 है, नहीं 0 नहीं है, वो ओ है, समझ गए। ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। देखिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो पहला समीकरण है इसका जो ये हल है 0, 5, 2, 3, 6 - 1, इस हल को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए, x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। y की वैल्यू कितनी है 5। तो बताइए x अक्ष पर 0 कहाँ है, वो देखिए, x की वैल्यू 0 मतलब क्या, x अक्ष पर 0 खोजेंगे। तो ये x अक्ष है, यहाँ 3, 4 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0। ये हो गया x अक्ष पर 0। दरअसल वहाँ वो जो बिंदु है मूल बिंदु, यहाँ पर x अक्ष भी 0 है, ठीक ना, और y अक्ष का निर्देशांक भी वहाँ क्या है 0 ही है, ठीक ना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, समझ रहे मेरी बात को। इस बिंदु का x निर्देशांक भी 0 है, y निर्देशांक भी 0 है, ठीक। तो अब देखिए, तो x अक्ष पर 0 कहाँ है, तो यहाँ है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पेन को इस तरह से रख देंगे। उसके बाद y अक्ष पर कहाँ है, क्या लेना है, 5 लेना है। तो इससे ना अब इधर जाएंगे, इससे ना इधर जाएंगे। देखिए अगर इधर चले गए तो x अक्ष पर 1 हो जाएगा, इधर चले जाएंगे तो x अक्ष पर -1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं रहेंगे। सिर्फ ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक ना। तो चूंकि y अक्ष पर 5 है तो किधर की तरफ चलेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये बिंदु, एक बिंदु हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, ठीक ना। ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5। पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक लिखते हैं हम लोग, समझ गए। देखिए और भी यहाँ पर बहुत सारा है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। देखिए अब दूसरा लेते हैं, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। अब आप खुद करिए। देखिए x अक्ष पर 2, तो मार्कर को पहले, पेंसिल को हम लोग कहाँ रखेंगे, x अक्ष पर 2 कहाँ है, यहाँ रख देंगे। अब ना हम दायां जा सकते हैं ना बायां जा सकते हैं। दाहिना जाएंगे तो 3 आ जाएगा, बायां आ जाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक ना। तो y अक्ष पर क्या चाहिए 3, तो अब इसके ठीक ऊपर 3 के पास चलेंगे, जहाँ 3 मिल जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। अब देखिए ये 3 के सामने में यहाँ आके रुक गए। देखिए ना, इस बिंदु के सामने सामने x अक्ष पर कौन है 2, इसके सामने सामने y अक्ष पर कौन है 3, तो यहाँ लिख देंगे इसका निर्देशांक हम लोग 2, 3, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। ये दूसरा बिंदु हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए तीसरा बिंदु, x अक्ष पर 6, y अक्ष पर -1। अब देखिए x अक्ष पर 6 कहाँ है, ये x अक्ष है, इस पर 6 खोजिए।
अब हम लोग दायां बायां नहीं जा सकते हैं, ना इधर ना इधर, ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो वाई एक्स पर -1 के लिए ऊपर चले कि नीचे चले? तो वाई एक्स पर -1 नीचे की तरफ ना, तो यहाँ आएंगे नीचे कहाँ? ठीक इस -1 के सामने सामने यहाँ पर आके रुक जाएंगे और ये निर्देशांक हो जाएगा आपका कितना, इसको इस पार लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको 6 -1। एक्स अक्ष पर कितना? 6 और वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, चाहे आप दो बिंदु लेते, देखिए ये दो हल, ये 0,5 क्या है? 0,5 क्या है? इस समीकरण का हल है। 2, 3 भी हल है, 6 - 1 भी हल है। अगर आप दो हल भी लेते तब तो वो निश्चित रूप से एक सरल रेखा में मिलता। 3 हल लीजिएगा तो भी आप गौर कीजिए, ये बिंदु और ये बिंदु, जब इस तीनों हल को किसको 6 - 1, 2, 3 और 0,5 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया गया तो ये तीनों का तीनों एक ही सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। देखिए तो एक ही सीध में है कि नहीं है? समझ गए? हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा 19-20 हो, तो वो चूँकि हम यहाँ हाथ से बना रहे हैं और बोर्ड पर बना रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी गलती हो ये, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो 100% 100% इस तीनों को एक ही सरल रेखा में होना है। जब आप लाइन खींचिएगा तो ये तीनों बिंदुओं से होकर वो लाइन खींचेगा। अब देखिए, इस बिंदु से और इस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं? एक सरल रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। ये निश्चित है, ये तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है। समझ गए? अगर एक और हल लेते हैं यहाँ पर, इस तीसरे के बाद एक और चौथा हल भी लेते हैं यहाँ पर, चौथा हल युग्म, तो वो भी इसी सरल रेखा पर आता, वो भी इसी सीध में यहाँ कहीं ना कहीं उसको भी आना होता। समझ गए बात को? और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से तीर का साइन लगा देंगे, एरो लगा देंगे। और ये किस समीकरण का ग्राफ है? तो x + y = 5 का ग्राफ है ना। तो या तो इधर की तरफ x + y = 5 इस तरह से लिख देंगे। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये किसका ग्राफ है? नहीं समझे मेरी बात को? अब दूसरे समीकरण का भी तो ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो ये ग्राफ किस समीकरण का है नहीं ना पता चलता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच के और ये x + y = 5 जिस समीकरण का ये ग्राफ है उस समीकरण को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इसी लाइन को हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ठीक ना। यही लाइन ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो x + y = 5 का ग्राफ है। समझ गए? अब चलिए, अब दूसरा कौन था? ये x - y = 2, इसको भी प्लॉट कीजिए। देखिए 1 - 1 फटाफट करते हैं। ये x अक्ष है, इस पर 1 यहाँ है, -1 यहाँ है। 2 0, x अक्ष पर 2 यहाँ है, 0 कहाँ है? तो देखिए x अक्ष पर यहाँ 2 है। अगर ऊपर चलेंगे तो y अक्ष पर 1 मिलेगा, नीचे चलेंगे तो y अक्ष पर -1 मिलेगा। अगर इसी जगह पे रह जाएंगे तो y अक्ष पर यहाँ 0 मिलेगा। नहीं यही बात समझ में? ये y अक्ष है ना, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक ना। तो देखिए अगर हमको ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ -1 के सामने चले आएंगे, अगर नीचे जाते हैं तो -1 के। और चूँकि यहाँ कहता है y अक्ष पर 0 होना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ जगह पे रह जाना है, इसी जगह पे रह जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना था? 1 और -1 था। ये जो दूसरा पॉइंट हुआ इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 0। अब तीसरा लीजिए 5 3, 5 कहाँ है? यहाँ 5। 3 कहाँ है बताइए? 3, तो 3 5 3 यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चलेंगे तो कहाँ मिलेगा? 3 यहाँ मिलेगा, ठीक ना। ये हो गया आपको कितना? 5 3। आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये बिंदु -1 -1, ये बिंदु 2 0 और ये जो बिंदु देख रहे हैं 5 3, इस तीनों बिंदुओं से होकर ये लाइन गुजर गया, ठीक ना। हमको थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल एक सीध में होगा, ठीक ना। अब क्या करना है? ये किस समीकरण का ग्राफ है? तो x - y = 2 का ग्राफ है। तो कहीं भी इधर या इधर कहीं भी लिख देंगे x - y = 2, ठीक ना। तो देखिए ये x - y = 2 का ग्राफ, ये x + y = 5 का ग्राफ। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ तक समझ गए? तो ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म था उसका ग्राफ यहाँ पर खींचा जा चुका है, ठीक। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, या फिर 10 स्मॉल डिवीजन
इक्वल्स टू 1 यूनिट, दोनों में से कोई एक बात लिख देना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ पेपर पर अभी जो हम आपको बताए थे कि हर दो लाइन के बीच में, मोटी लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है। इस तरह से लाइन्स रहता है ना ग्राफ पेपर पर। इसके बीच का गैप कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और हर 1 सेंटीमीटर पर हम लोग कितना बढ़ रहे हैं? एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है इस तरह से, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 20, सॉरी यहाँ 15, इस तरह से भी तो हम लोग बढ़ सकते थे 5, 10, 15 करके। उस परिस्थिति में हर 1 सेंटीमीटर पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? 5-5 करके बढ़ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ता? 5 यूनिट्स लिखना पड़ता। आ गई बात समझ में? कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा आप लोगों को कि यहाँ तो 0 रहता है, उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे लेना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में आपको स्केल लिखना पड़ेगा। इसको स्केल बोलते हैं कि आपका क्या स्केल है उसको शो कर दीजिए। तो स्केल आपको लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना यूनिट है? तो 100 यूनिट का है। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म था, इसका ये ग्राफ खींच चुके हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ तो हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, इस ग्राफ को देखिए गौर से। ये ग्राफ जो है, दोनों ही समीकरण का जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद भी कर रहा है। बिल्कुल प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक ना? तो देखिए, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना, इस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा और y निर्देशांक होगा, देखिए यहाँ से सीधे x अक्ष की तरफ चलेंगे जो मिलेगा, और यहाँ से सीधे y अक्ष की तरफ चलेंगे जो मिलेगा। वो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू जो भी हो, ठीक ना। जैसे 3 और 4 के बीच में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आएगा ना, 3 दशमलव कुछ भी, यहाँ 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा, 1 दशमलव समथिंग जो भी हो, तो वो जो 3 दशमलव समथिंग है और 1 दशमलव समथिंग है, वो दोनों इस दोनों ही समीकरणों का हल होगा। ठीक ना, दोनों ही समीकरणों का हल होगा, यानी उससे दोनों ही समीकरण एक साथ सेटिस्फाइड हो जाएगा। अतः इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक अद्वितीय हल होगा, वो x का मान यहाँ जो भी निकलेगा और y का मान यहाँ जो भी निकलेगा। नहीं आई बात समझ में? एक बात बताइए, यहाँ देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए हमको, ये 0,5 इस समीकरण का क्या है? हल है। ये 6 - 1 क्या है? हल है। ये 2, 3 इस समीकरण का क्या है? हल है। अगर यहाँ पर हम एक और हल निकालते, एक और हल निकालते, और एक हल निकालते, और एक हल निकालते, 4 हल और निकाल देते, तो वो चारों भी इसी लाइन पर आता कि नहीं आता? बताइए। आता, क्योंकि सबको तो एक ही सीध में आना है। तो इस समीकरण के x + y = 5 के जितने भी आप हल निकालिएगा, सब इसी लाइन पर आएगा। यानी इस लाइन पर का कोई भी बिंदु जो होगा, जैसे इस लाइन पर का ये बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2, 3, ये इस समीकरण का हल है। तो यहाँ का भी कोई बिंदु होगा, वो भी इस समीकरण का हल होगा। यहाँ पर का भी कोई भी जो बिंदु होगा, वो इस समीकरण का हल होगा। यानी क्या? यानी कि क्या, इस बिंदु का x निर्देशांक और इस बिंदु का y निर्देशांक इस समीकरण का हल होगा। x + y = 5 का क्या होगा? हल होगा। ये फिक्स है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, इस समीकरण को, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को कितने हल? यहाँ 3 हल आपको दिख रहा है, 5, 3, 2, 0, 1 - 1। क्या यही 3 हल है? नहीं, यहाँ देख रहे हैं, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो भी इस समीकरण का हल होगा। इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो भी इस समीकरण का हल होगा। इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो भी इस समीकरण का हल होगा। तो एक बात बताइए, तो इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। इधर भी ये रेखा तीर लगा हुआ है, इधर भी इसमें तीर लगा हुआ है, इधर भी ये अनंत तक जा रही है रेखा, इधर भी अनंत तक जा रही है रेखा, और उस रेखा पर कितने बिंदु है? अनेक बिंदु है। इसलिए भी तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अनेक हल होते हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं वो यहाँ पर समझ रहे हैं? देखिए, इसके ग्राफ से भी पता चल रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अनेक हल होते हैं, इसके ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है। इसका जो ग्राफ है, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, जितना भी बिंदु इस पर हम लेते जाएंगे, सारा का सारा उस समीकरण का हल होगा। तो बताइए, इस लाइन पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अनेकों बिंदु जो होगा, वो अनेकों बिंदु इस समीकरण का x - 2 का क्या होगा? हल होगा। बिंदु कहने का मतलब उस बिंदु का निर्देशांक, समझ रहे बात को? जैसे इस बिंदु का निर्देशांक कौन है? 2, 3। 2, 3 का मतलब क्या? x का मान 2 और y का मान 3। समझ गए? ठीक उसी तरह इस समीकरण को भी कितने हल होंगे? अनेक हल। अब आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ देखिए,
यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 7 1 होगा। तो अब बताइए, तो x बराबर 7 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल होगा? कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है नहीं है। देखिए इसका ग्राफ कहाँ है, वो बिंदु कहाँ है? अच्छा बताइए, तो x का मान 7 और y का मान 1 इस समीकरण का हल होगा? x माइनस वाई बराबर 2 का, उसका भी हल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु इसके ग्राफ पर स्थित नहीं है। जब तक उसके ग्राफ पर वो बिंदु स्थित नहीं रहेगा तब तक वो उसका हल हो ही नहीं सकता है। हल होने के लिए उस बिंदु को इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित होना पड़ेगा। अगर इस बिंदु को इस समीकरण का हल होना है तो उसको इसके ग्राफ पर स्थित होना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का हल, इस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का हल, ठीक ना? अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये बिंदु 2 3, ये बिंदु 2 3 इस ग्राफ पर स्थित है। किसके ग्राफ पर? x प्लस वाई बराबर 5 के ग्राफ पर स्थित है। तो ये जो बिंदु 2 3 है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण का हल होगा कि इस समीकरण का? सीधी सी बात है, जिसके ग्राफ पर स्थित होगा उसी का ना हल होगा। तो ये देखिए, ये जो 2 3 देख रहे हैं, ये इस समीकरण का हल है, लेकिन इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके ग्राफ पर स्थित है, इसके ग्राफ पर स्थित नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? उसी तरह यहाँ देखिए, ये जो 5 3 है, ये जो 5 3 है, ये 5 3 इस समीकरण का हल है, लेकिन इस समीकरण का हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 3 इस समीकरण के ग्राफ पर तो स्थित है, लेकिन इस समीकरण के ग्राफ पर स्थित नहीं है। आ गई बात समझ में? लेकिन ये जो बिंदु देख रहे हैं, जहां पर दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का जो भी निर्देशांक होगा यहाँ नीचे x अक्ष की तरफ और y अक्ष की तरफ, जो भी निर्देशांक हो, यहाँ पक्का पक्की पता नहीं चल रहा है पूर्णांक में, लेकिन कुछ तो होगा। 3 और 4 के बीच में, यहाँ 1 और 2 के बीच में कोई तो वैल्यू है। जो भी x और y का मान होगा, वो जो मान होगा, देखिए तो ध्यान से, वो चूंकि इस समीकरण के ग्राफ पर भी स्थित है और इस समीकरण के ग्राफ पर भी स्थित है, तो वो इसका भी हल और इसका भी हल होगा कि नहीं होगा? अब आ गई बात समझ में? इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक इस दोनों ही समीकरणों का हल होगा, क्योंकि वो दोनों ही समीकरणों के ग्राफ पर स्थित है। इसीलिए उस बिंदु का निर्देशांक इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी क्या होगा? हल होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, अब दूसरी बात, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने हल होंगे, यही ना जानना है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जो बिंदु है वो दोनों ही ग्राफ का है, ठीक ना? तो दोनों ही ग्राफ का चूंकि ये बिंदु है, इसलिए इस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक इस दोनों ही समीकरणों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसलिए वह बिंदु का जो निर्देशांक है इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा। तो अब आपको बताना है, इस बिंदु के बाद और दूसरा कोई ऐसा बिंदु है, ठीक ना, जो कि इस दोनों ही ग्राफ पर स्थित है? बताइए तो, है? दूसरा बिंदु खोज के दिखाइए। ये देखिए, ये ग्राफ इधर की तरफ चला गया, ये ग्राफ लाइन इधर की तरफ चला गया, ये लाइन इधर की तरफ चला गया, ये लाइन इधर की तरफ चला गया। इस दोनों लाइन के बीच की दूरी बढ़ रही है या फिर घट रही है? बढ़ते जा रही है। इस दोनों लाइन के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है, घटते जा रही है? बढ़ते जा रही है। क्या अब ये रेखा फिर इस रेखा को कभी प्रतिच्छेद करेगी? नहीं करेगी। तो जब अब ये रेखा इस रेखा को भी कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, तो कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होगा, इस तरह से उभयनिष्ठ बिंदु अब कभी दोबारा बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये एकमात्र बिंदु है। देखिए, ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये एकमात्र बिंदु है। इसीलिए इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो इस दोनों ही समीकरणों का, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 5 का हल होगा, और वह इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी हल होगा। हम लोग जो ये बात कहते हैं कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। अब इसको दूसरा कोई हल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, उस बात को भी यहाँ से समझिए। क्योंकि इस बिंदु को छोड़कर ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जो कि दोनों ही ग्राफ पर स्थित हो। बताइए, कभी संभव है? आगे भी कभी संभव है? इस लाइन को आगे खींचने पर कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितना हल है? एक और केवल एक अद्वितीय हल है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में, तो आप इसको निश्चित रूप से हमसे पूछिए, ठीक ना? इस पर हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। समझ गए? एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए,
एक बात हम शुरू शुरू में बताए थे आप लोगों को कि अगर आप 2 हल भी यहाँ पर लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, 3 हल कम से कम क्यों लिखना चाहिए वो दिखाते हैं। देखिए मान के चलिए एक बिंदु, ये देखिए इस एक हल से आपको एक बिंदु मिल गया, इस दूसरे हल से दूसरा बिंदु मिल गया, ठीक ना। इस दूसरे हल में आपसे गलती हो गई, बिंदु यहाँ होना चाहिए था, बिंदु यहाँ की जगह यहाँ मिल गया। जैसे यहीं देखिए ना, यहाँ देखिए एक बिंदु तो यहाँ है, दूसरा बिंदु ये 2 3 यहाँ है। अगर हमको यहाँ सॉल्यूशन में गलती हो जाएगी, सॉल्व करने में कहीं गलती हो जाएगी और ये बिंदु 2 3 यहाँ के जगह पर दूसरा कुछ मिल जाएगा, 2 4 मिल जाएगा मान के चलिए, ठीक ना। अगर यहाँ एक बिंदु मिल गया 2 4 तो भी हमको पता नहीं चलेगा, हम यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देंगे सीधा, पता ही नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ अगर हमको एक बिंदु यहाँ मिला हुआ है, दूसरा बिंदु यहाँ होना चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ हो गया, गलती से यहाँ आ गया, तो हम क्या करेंगे, इससे लाइन खींच देंगे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर 3 बिंदु लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु यहाँ है, क्योंकि तीनों को एक ही सरल रेखा में होना है, ठीक। अगर यहाँ हमसे गलती हो जाती है, इसके जगह पर यहाँ पर एक बिंदु हो जाता है, तो अब जब हम लाइन खींचेंगे तो लाइन खिंचाएगा ही नहीं सीधा। आ गई बात समझ में? इससे हमको गलती का पता चल जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मान के चलिए अगर आप 3 बिंदु लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक बिंदु यहाँ लीजिएगा, एक बिंदु यहाँ लीजिएगा, एक बिंदु यहाँ लीजिएगा, सीधा एक लाइन खींचिएगा। अगर आपसे सॉल्यूशन में गलती हो जाती है, इसके जगह पर यहाँ दूसरी बिंदु हम ले लेते हैं, गलती से हमसे सॉल्व करने में कहीं गलती हो जाती है, तो अब जब आप लाइन खींचिएगा तो एक सीधा लाइन, एक सीध में ये तीनों बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर गलती हुई है, फिर हम जाके इसमें चेक करेंगे, उसको सुधार करके फिर से बनाएंगे। लेकिन अगर 2 बिंदु लेते तो पता ही नहीं चलता। देखिए एक बिंदु यहाँ लेते और दूसरा बिंदु यहाँ होता, ठीक ना, ये सीधा इस तरह से हमको ग्राफ बनना था। लेकिन अगर ये बिंदु गलती से हम यहाँ ले लेते तो भी हम क्या करते, इससे सीधा लाइन खींच देते, हमको पता ही नहीं चलता कि हमसे गलती भी हो गई। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए आप लोगों को, बिगिनर को क्या करना चाहिए कि कम से कम 3 बिंदु लेकर ग्राफ खींचना चाहिए। जो शुरुआती दौर में सीख रहे हैं, जब आप 2 4 5 10 सवाल बना लीजिएगा, सीख जाइएगा ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो उसके बाद आप 2 बिंदु लेकर भी आराम से ग्राफ खींच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए बात को? तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग ग्राफ खींचने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सीख चुके हैं। इसके बाद हम आपको और भी कुछ 1-2 उदाहरण लेकर बताएंगे, फिर एक्सरसाइज भी बताएंगे, तो ढेर सारा सवाल हो जाएगा। जब एक्सरसाइज खत्म होगा तब तक में आप लोग तो बहुत सारा सवाल सीख जाइएगा बनाने के लिए। समझ गए? ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, सिर्फ पहला उदाहरण था। अगर पूरा नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा भी बनाएंगे, तीसरा भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।